प्राधिकरण की योजना सरस्वती विहार के बारे में। दोस्तों, यह जो आवासीय योजना है अभी बिल्कुल हॉट आवासीय योजना है। मैं इस पर वीडियो नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन सबसे ज़्यादा फॉर्म इसी के भरे जा रहे हैं क्योंकि यह सबसे सस्ती और अच्छी योजना है। तो मुझे लगा कि यार आप लोगों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, इसलिए वीडियो को अंत तक देखना, बीच में स्किप मत करना। पैसा आपका लग रहा है, मेरा नहीं लग रहा, लेकिन आपकी चिंता मुझे भी है। इसलिए योजना के बारे में जो महत्वपूर्ण विवरण है, जो आपकी जानकारी में होना अत्यंत आवश्यक है, उन सभी विवरणों को मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं दोस्तों। लोकेशन है सरस्वती विहार योजना की जोन 12 में। स्थान है बेनाड दौलतपुरा। तहसील है रामपुरा डाबड़ी जयपुर। टोटल कितने प्लॉट हैं और रिजर्व प्राइस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ प्लॉट्स यानी कुल भूखंड हैं इसके 300 और इसकी आरक्षित दर है 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। नंबर्स एंड साइज ऑफ प्लॉट्स यानी कुल कितने प्लॉट है और उनका आकार क्या है उसके बारे में चर्चा करते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 83 प्लॉट हैं और ये 45 स्क्वायर मीटर अधिकतम बड़े हैं। और उसके बाद में एलआईजी श्रेणी में चलते हैं। कुल 73 प्लॉट हैं और ये 46 वर्ग मीटर से लेकर के 75 वर्ग मीटर तक के हैं। एमआईजी टाइप ए में 66 प्लॉट हैं, ये 76 वर्ग मीटर से लेकर के 120 वर्ग मीटर तक हैं। एमआईजी टाइप बी, इसमें 48 प्लॉट है, 121 से लेकर 220 वर्ग मीटर तक के हैं। एचआईजी में कुल 30 भूखंड हैं और वो 220 वर्ग मीटर से अधिक के हैं। इनकम का क्राइटेरिया देख लेते हैं। ईडब्ल्यूएस में क्या इनकम होनी चाहिए अप्लाई करने वाले के लिए, तो ईडब्ल्यूएस श्रेणी में अधिकतम 3 लाख रुपए इनकम होनी चाहिए। एलआईजी में 3 लाख 1 रुपये से लेकर 6 लाख तक की इनकम होनी चाहिए और एमआईजी टाइप ए में 6 लाख 1 रुपये से 12 लाख रुपए तक की इनकम होनी चाहिए। एमआईजी टाइप बी में 12 लाख 1 रुपये से लेकर 18 लाख तक की इनकम होनी चाहिए और एचआईजी में 18 लाख से अधिक की इनकम होनी चाहिए। अब चलते रेट्स पर, यानी मूल्य क्या है प्रति श्रेणी के अनुसार। ईडब्ल्यूएस में मूल्य होगा प्रति वर्ग मीटर का 5,500 रुपये यानी 5,500 रुपये। एलआईजी में 8,800 रुपये प्रति वर्ग मीटर। एमआईजी टाइप ए में 11,000 रुपये प्रति वर्ग मीटर। एमआईजी टाइप बी में 11,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर। एचआईजी में 12,100 रुपये प्रति वर्ग मीटर। और आपको बता दूं, सभी आय वर्ग के लोग सरस्वती विहार योजना में अप्लाई कर सकते हैं। मित्रों, बहुत ही हॉट योजना बन रही है, यानी अत्यधिक लोग इस योजना में अप्लाई कर रहे हैं, इसलिए इसका वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। आपको महत्वपूर्ण तिथियां बता देता हूं। आवेदन प्रारंभ की तिथि 13 मई है। आवेदन की अंतिम तिथि 12 जून है। आवेदन में सुधार और निरस्त की सुविधा 13 जून से 16 जून तक है। और मित्रों, लॉटरी ड्रा की आपको तिथि बता देता हूं। लॉटरी ड्रा की तिथि है 2 जुलाई। अब चलते हम पंजीकरण शुल्क की ओर। मित्रों, प्रत्येक श्रेणी के अनुसार भिन्न भिन्न पंजीकरण शुल्क है, मैं आपको समझा दिए देता हूं। ईडब्ल्यूएस में 10,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। एलआईजी में 20,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। एमआईजी टाइप ए में 30,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। एमआईजी टाइप बी में 40,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। एचआईजी में 50,000 रुपये पंजीकरण शुल्क है। अब चलते हैं पंजीकरण फीस जो है वो रिफंडेबल है या नहीं। मित्रों, ये आपको रिफंड हो जाएगी यदि आपका प्लॉट ड्रॉ में नहीं निकलता है तो 6 महीने के अंदर रिफंड हो जाएगी। किंतु आप लोग अपने खाता संख्या वगैरह ढंग से डालना, सही डालना। दूसरी चीज़ ये, ज़्यादातर तो पैसा 15-20 दिनों वापस आ जाता है ड्रॉ की डेट के बाद। ये मेरा अनुभव है, बिल्कुल सही अनुभव बता रहा हूँ। उसके बाद में है एप्लीकेशन फीस अर्थात आवेदन का शुल्क। आवेदन का शुल्क प्रत्येक श्रेणी में 1,000 रुपये है जो नॉन रिफंडेबल है, यानी ये आपको पुनः वापस नहीं मिलेगा। इसके बाद चलते, क्या हम जेडीए की तीनों योजना गंगा विहार, जमुना विहार और सरस्वती विहार में आवेदन कर सकते हैं? ये आपका क्वेश्चन है। जी हाँ, आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन बाकी दोनों योजनाएं जो हैं जिनमें आपका प्लॉट नहीं निकलता है उनका आपको सरेंडर करना पड़ेगा। केवल एक प्लॉट ही आपको मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक ही योजना में एक ही नाम से एक से अधिक फॉर्म मत भर देना।
अन्यथा सभी फॉर्म निरस्त हो जाएंगे, आपकी रजिस्ट्रेशन फीस आपकी जब्त हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आपको दोनों योजनाओं की लाइव विजिट और दोनों योजनाओं के वीडियो विवरण के आपको लिंक में मिल जाएंगे, कमेंट बॉक्स में भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। एक महत्वपूर्ण टिप्पणी आपके लिए बता देता हूं, जिनका पहले की योजना में कोई प्लॉट या फ्लैट निकला हुआ है, क्या वे आवेदन कर सकते हैं? या जिनके पास जयपुर में पहले से प्रॉपर्टी, क्या वे आवेदन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलते हैं हाउ टू अप्लाई, कैसे अप्लाई करते हो, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है मित्रों। भूखंडों के लिए आवेदन जयपुर विकास प्राधिकरण की वेबसाइट jdrajasthan.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन या ई मित्र कियोस्क केंद्रों के माध्यम से की जा सकेगी। ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने वाले आवेदनकर्ता द्वारा बैंक खाता संख्या और बैंक शाखा का IFSC कोड स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन करने पर प्रक्रिया शुल्क और पंजीकरण राशि का भुगतान नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड इत्यादि के माध्यम से किया जा सकेगा। मित्रों, आपको मेरी व्यक्तिगत सलाह है, आप जाकर के ई मित्र से फॉर्म भरें, मोबाइल से ना भरें, कभी कभी उसमें गड़बड़ हो जाती है। एलिजिबिलिटी यानी योग्यता क्या है, यानी पात्रता क्या है। तो आवेदन की पात्रता निश्चित है कि राजस्थान का मूल निवासी इसमें आवेदन कर सकता है। दूसरा, आवेदक की आयु आवेदन करने की तिथि को 18 वर्ष या उससे अधिक हो जाए। नेक्स्ट है, आवेदक के स्वयं के नाम पे बैंक खाता होना अनिवार्य, जो योजनाओं की अवधि में चालू होना चाहिए। कई लोगों को कमेंट आते हैं, भाई साहब मैं दूसरे से पेमेंट करा दूँ, दूसरे खाता संख्या दे दूँ। भैया देखो, वीडियो पूरा देखते नहीं हो, फालतू के गीत गाते हो, थोड़ा अच्छा सा नहीं लगता है ना। और अपने इसमें देखो लाइक कमेंट शेयर के साथ एक थैंक्स बटन भी है, भैया बहुत खर्चा हो रहा है, लाइव विजिट की वीडियो भी बन रहे, तो थोड़ा ध्यान दिया करो। उसके बाद चलते हैं फ्री होल्ड और लीज होल्ड पर। तो दोस्तों लीज होल्ड 99 ईयर की इसकी, ठीक है। उसके बाद चलते हैं इनकम प्रूफ एंड फाइनेंशियल ईयर। तो दोस्तों इसको समझ लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। थोड़ा आपको धुंधला दिखे तो इसकी क्वालिटी बढ़ा लेना, है ना। सेटिंग्स में जाना और वीडियो क्वालिटी 1080 कर लेना। आवेदक की सकल वार्षिक आय एवं वर्ग, आवेदक की स्वयं अथवा परिवार की सकल वार्षिक आय, पति पत्नी एवं आश्रितों की कुल आय वित्तीय वर्ष 2023-24 अथवा 24-25 के आधार पर मान्य होगी। आय वर्ग निर्धारण के लिए आय की गणना आवेदक के परिवार के सभी स्रोतों से हुई कुल वार्षिक आय के आधार पर की जाएगी। आवेदक के परिवार की परिभाषा में स्वयं के साथ निम्नलिखित संबंधी सम्मिलित है। कई बार पूछते भाई साहब मेरी पत्नी के नाम ये वो, तो कई तरह की बातें तो सब क्लियर है पे, अभी कर देता हूँ। नंबर 1, पुरुष के मामले में पत्नी तथा महिला के मामले में पति, ये फैमिली में आ गए। अविवाहित पुत्र उसके 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर मासिक 9,500 रुपये से अधिक की आय कमाने तक जो भी पहले हो तो ये उसमें परिगणित होगी सकल आय में। उसके बाद में अविवाहित पुत्री उसकी शादी होने तक मासिक आय वही की वही 9,500 यानी 9,500 रुपये से अधिक कमाने वाले, ठीक। अब आगे चलते हैं। माता पिता जो आवेदक पर पूर्णतः आश्रित हो और माता पिता के प्रति माह आय 9,500 रुपये से ज्यादा। स्पष्टीकरण, इस प्रयोजन हेतु पुत्र अथवा पुत्री में विधिक रूप से गोद लिए गए पुत्र और पुत्री भी, यानी अगर कोई किसी का गोद आया हुआ है तो वो भी इसमें सम्मिलित माना जाएगा। ऐसे आवेदक जो आयकर विवरणिका भरते हैं उन्हें ITR फॉर्म 16 की प्रति व पैन कार्ड का विवरण भी आय प्रमाण पत्र में अंकित करना होगा। अब चलते हैं इनकम प्रूफ। मैंने आपको बता दिया 23-24 और 24-25 का ही मान्य है। इसके बाद में आपका फॉर्म निरस्त हो जाए, क्यों होगा वो मैं आपको बता देता हूँ। यदि हो जाएगा तो वैसे मेरी शुभकामनाएं हैं, आपका फॉर्म स्वीकार हो, आपके नाम पे लॉटरी ड्रॉ निकले, आपके बहुत सारे प्लॉट हो जाएं, आप बड़े बिजनेस टाइकून हो जाएं और रियल एस्टेट के मालिक बन जाएं, ठीक है। आवेदन पत्र अस्वीकार निरस्त किए जाने के क्या कारण हो सकते हैं? लॉटरी के पश्चात लॉटरी में सफल आवेदकों की पात्रता की जांच संबंधित जोन स्तर पर की जाएगी, जिसमें गलत तथ्य पाए जाने पर लॉटरी में आवंटित भूखंड निरस्त किया जाकर संपूर्ण पंजीकरण राशि जब्त कर ली जाएगी। एक ही व्यक्ति द्वारा एक योजना में एक से अधिक आवेदन, मैंने आपको बताया था एक योजना में एक से अधिक आवेदन नहीं करने, चाहे तीनों योजनाओं में कर देना, लेकिन एक में एक से अधिक एक व्यक्ति के नाम से नहीं होंगे। यदि आवेदन आय वर्ग के अनुरूप न किया गया हो, यानी आपने अधिक आय का कर दिया तो प्रॉब्लम है। आवेदक द्वारा निर्धारित आरक्षित श्रेणी हेतु प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किए जाने पर भी आवेदन निरस्त हो जाएगा। आपने SC ST या अन्य सैनिक आश्रित या कुछ भी ऐसा कर दिया फिर बाद में नहीं निकला तो प्रॉब्लम है। आवेदन पत्र के नियम विरुद्ध व गलत तथ्य देने पर और अवयस्क व्यक्ति द्वारा यानी 18 वर्ष से कम उम्र का आवेदन करेगा तो भी प्रॉब्लम है। संयुक्त नाम से आवेदन करने पर भी दिक्कत है, लेकिन अगर आपका बैंक खाता संयुक्त हो तो प्रॉब्लम नहीं है। बैंक खाता यदि ज्वाइंट हो तो उसमें जो फर्स्ट नेम है, फर्स्ट ज्वाइंट जो अकाउंट होल्डर है उसके नाम से फॉर्म भरा जाना चाहिए, लेकिन संयुक्त नाम से आवेदन नहीं होंगे।
अदर कंडीशंस, दूसरी कुछ महत्वपूर्ण शर्तें मैं आपको बता देता हूँ। भूखंड 99 वर्ष की लीज होल्ड या फ्री होल्ड पर आवंटित किए जाएंगे, तो यहाँ लीज होल्ड है भैया। आवंटी को लीज डीड पंजीयन का व्यय स्वयं को वहन करना होगा, ये पैसे आपके लगेंगे लीज डीड के। भूखंड आवंटी को भूखंड आवंटन के कब्जा पत्र जारी होने की तिथि से 7 वर्ष की अवधि में भवन निर्माण कराना होगा। तो भैया 7 साल के अंदर मकान बना लियो, है ना। आवंटी द्वारा नियत समयावधि में मकान का निर्माण नहीं कराया गया तो भूखंड का आवंटन निरस्त माना जाएगा, भी जेडीए के नियम है जो हैं। तथा आवंटी भविष्य में भूखंड आवंटन का पात्र नहीं होगा। उसके बाद में पेमेंट का शेड्यूल क्या होगा, फुल पेमेंट होगा 30 दिन में। अब कोई कहते भाई साहब 30 दिन में कैसे, बैंक से लोन करा के और फिर देने पड़ते, इसका सिस्टम इस तरह का होता है ना। यानी आपने बैंक से लोन लिया, बैंक ने इनको लोन फॉरवर्ड कर दिया, बात खत्म हो गई। लॉटरी में सफल आवेदक को पूर्ण भुगतान आवंटन सह मांग पत्र जारी होने के 30 दिन के अंदर भूखंड में सर्विस नंबर से चालान के माध्यम से नगद डिमांड ड्राफ्ट ऑनलाइन द्वारा सचिव जयपुर विकास प्राधिकरण नाम से प्राधिकरण में स्थित या फिर जयपुर के किसी भी ICICI बैंक की शाखा में संबंधित योजना के खाते में पूरा भुगतान जमा कराना होगा। आगे बढ़ते हैं। लॉक इन पीरियड, मित्रों 10 साल का लॉक इन पीरियड है, लेकिन इस लॉक इन पीरियड का भी तोड़ जेडीए ने दे दिया है। वो कैसे है सुन लो। आवंटन दिनांक से 10 वर्ष तक भूखंड का हस्तांतरण किसी प्रकार नहीं होगा, लेकिन अगर कर ले तो 0 से 5 वर्ष तक की अवधि में हस्तांतरण करने पर प्रचलित आरक्षित दरें उस समय जो रिजर्व रेट होगी उसका 10% शुल्क आपसे वसूल कर लिया जाएगा। और 5 वर्ष से 10 वर्ष की अवधि में यदि हस्तांतरण हो तो प्रचलित दर का आपसे 5% शुल्क वसूल कर लिया जाएगा और विक्रय पत्र अथवा दस्तावेज के आधार पर हस्तांतरण की अनुमति दे दी जाएगी। आगे है, मान लो किसी का प्लॉट नहीं निकला, इन भूखंड नहीं निकला, तो अब क्या करें, पैसा कैसे आएगा रिफंड, तो उसको सुन लो। असफल आवेदकों की पंजीकरण राशि की वापसी, मैं भाई जल्दी जल्दी इसलिए बोल रहा हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, फिर आप स्किप करते हो, आप सोचते भी नहीं यार कितनी मेहनत हुई होगी। खैर अब कोई बात नहीं, उन सब बातों को छोड़ो और आप तो इसको जल्दी से अपन पूरा करते हैं। आप ढंग से समझ लियो प्लीज, चाहे वीडियो को 2 बार देख लेना, 3 बार देख लेना। असफल आवेदकों को पंजीकरण राशि का रिफंड ई मित्र के माध्यम से आवेदन करने पर आवेदक के बैंक खाते में तथा ऑनलाइन माध्यम बिल डेस्क से आवेदन करने पर जिस माध्यम अथवा बैंक खाते से राशि प्राप्त हुई है उसी माध्यम से ऑनलाइन उसी बैंक खाते में रिफंड आ जाएगी। बिल्कुल चिंता नहीं, बिल्कुल फेयर काम है, पैसा आ जाता है, बिल्कुल ये प्रैक्टिकल चीज है। असफल आवेदकों की लॉटरी दिनांक से 6 माह के अंदर जयपुर विकास प्राधिकरण कोई ब्याज नहीं देगा भैया। मान लो लेट सेट हो गया, आपकी कोई अकाउंट नंबर वगैरह गलत है कुछ, तो लेट भी हो जाता है। आवेदक द्वारा गलत IFSC कोड है, बैंक खाता संख्या खाते के नाम के कारण बैंक खाता बंद होने की स्थिति में यदि पंजीयन राशि लौटाए जाने में विलंब है तो जविप्रा अर्थात जयपुर विकास प्राधिकरण उस पर कोई ब्याज नहीं देगा। आगे कुछ सामान्य शर्तें आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। संयुक्त नाम से आवेदन मान्य नहीं है, लेकिन संयुक्त नाम से खाते में प्रथम नाम के आवेदक, मैंने आपको बताया था अगर आपका जॉइंट अकाउंट है तो जो फर्स्ट आवेदक है यानी अकाउंट होल्डर है उसके नाम से आवेदन मान्य कर लिया जाएगा। लॉटरी से पूर्व आवेदन पत्र में मोबाइल नंबर, नाम, आय वर्ग, वरीयता इत्यादि सभी प्रकार से कोई संशोधन नहीं हो पाएगा। अन्य प्रकार के संशोधन में आवेदन निरस्त करने हेतु लिखित में आवेदन आप जविप्रा में दें और अनुभाग है वहाँ पे लेखाधिकारी योजना, कमरा नंबर 226, सेकंड तल, और जयपुर विकास प्राधिकरण का मुख्य भवन रामकिशोर व्यास भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर में जाकर संशोधन कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र निरस्त करवाने की स्थिति में पंजीकरण राशि का 20% की कटौती, यानी जो आपकी रजिस्ट्रेशन फीस है ना भाई उसका 20% वो ले लेंगे यार, बिना काम निरस्त कराओगे तो लेंगे। इससे अच्छा है कि आप लॉटरी का वेट कर लो। लॉटरी भी 300 तो प्लॉट है, लाखों फार्म भरे जा रहे हैं, ठीक है, तो नहीं निकलेगा तो पैसे वापस आ जाएंगे। निरस्त वाला कोई मैटर मत रखना, नहीं तो 20% का घाटा हो जाएगा कुल जो आप राशि देंगे रजिस्ट्रेशन की। आगे चलते डॉक्यूमेंट्स। देखो डॉक्यूमेंट्स बताने से पहले एक निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और मित्रों एक थैंक्स का बटन भी होता है यार, थोड़े इतने कठोर मत बनो। और साथ ही आप ये बात भी ध्यान रखो कि मेरे और धार्मिक वीडियोज आते हैं तो उन धार्मिक वीडियोज को देखा करो भैया। धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो भाई धर्म जो है ना सबसे पहला साधन है, ठीक है, तो इसलिए थोड़े धार्मिक बनो, आध्यात्मिक बनो। मेरे धार्मिक वीडियोस देखो चैनल पे जाके, जो भगवान आपकी सुनेर आपके नाम से लॉटरी ड्रॉ निकले प्लॉट, इसलिए थोड़ा सा उनको देख लेना है ना। अब मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता रहा हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म, हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना भाई साहब, है ना। फिर एक बार निवेदन है, क्योंकि आप चैनल को सब्सक्राइब करते नहीं, हजारों लोग देखते हैं, 2 चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, 2 लोग सब्सक्राइब करते हैं। अच्छी बात लगती है क्या यार? ये तो एहसान फरामोशी हो गई है, ये ऐसी कृतज्ञता उचित नहीं है। तो एप्लीकेशन फॉर्म, पासपोर्ट साइज फोटो
और सिग्नेचर, डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी मूल निवास प्रमाण पत्र, साथ ही आपका पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड भी हो सकता है, ड्राइविंग लाइसेंस यानी आपका जो चालक अनुज्ञप्ति बोलते हैं उसको, है ना, तो ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, अथवा पार पत्र यानी पासपोर्ट होना चाहिए, अथवा भामाशाह कार्ड, अथवा पैन कार्ड, अथवा इनकम सर्टिफिकेट यानी आय प्रमाण पत्र, अथवा कैटेगरी सर्टिफिकेट भी आपके पास होना ही चाहिए। यदि आप किसी भी SC ST कैटेगरी अथवा कोई सैनिक कैटेगरी अथवा कोई विकलांग कैटेगरी इनमें आते हो तो आपके पास अपना श्रेणी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ में रिलेवेंट एफिडेविट गिवन इन ब्रोशर, जो नियमावली में एफिडेविट दिए गए हैं उनको भी आप देख लीजिएगा। नियमावली अवश्य देखना, नियमावली देखे बिना कई चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। हालांकि मैंने लगभग चीज़ों को कवर किया, फिर भी एक बार नियमावली पढ़ लेना मित्रों। और आप चैनल को सब्सक्राइब करें, मैंने पहले निवेदन कर दिया। और आपका हार्दिक धन्यवाद मित्रों। थैंक्स बटन की ओर जाना, केवल मेरा धन्यवाद लेके मत बैठे रहना, आप भी धन्यवाद दे देना थैंक्स बटन के द्वारा। ओके।